9th का फिजिक्स ग्रेविटेशन में पार्ट 2 है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तुम लोगों के दिमाग में यह बात होगी, जो पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह न कंसेप्ट है, ये बात नहीं है। जितने भी पिंड ब्रह्मांड में है, सभी पिंडों में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण होता है। तो ब्रह्मांड में तो अनंत पिंड है निजी, तो सभी पिंडों में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण होता है, और यही पिंडों के बीच आकर्षित करने का जो गुण होता है, जिस आकर्षण बल के कारण उसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ, ये चंद्रमा है, मून। तो ये जो दोनों पिंड है, पृथ्वी में चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, तो आकर्षित करेगा तो पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर बल लगाया जाएगा, और चंद्रमा में भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। अपनी ओर चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगा, इसका मतलब चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर अपनी ओर एक बल लगाया जाता है, आकर्षण बल। यानी ब्रह्मांड के सभी पिंडों में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, और यही आकर्षित करने का गुण जिस फोर्स, जिस बल के कारण होता है, उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींच लेती है, उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कहेंगे। तो इसकी परिभाषा को समझा तू लोग, गुरुत्वाकर्षण बल का, इसको तू लोग समझ गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण सभी, यानी टोटल सभी पिंडों में होता है। पिंडों के बीच इन्हीं आकर्षण बलों को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आंसर नंबर 2, दूसरा आंसर जो है, ये गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल नियम है, समझा ना। लेकिन फिर भी अभी जान लो गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ही है जो न्यूटन ने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 बातों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो पृथ्वी बड़ी है, चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी से बहुत बड़ा है सूर्य, तो ये अर्थ और ये मून है। तो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, मास अलग अलग है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के मास एवं दोनों के बीच में क्या दूरी है, डिस्टेंस है, दोनों पर निर्भर करता है। क्यों? न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जितना बल इस पे लगा, ये बात जब ये नियम बतलाएंगे ना, तो इसकी व्याख्या होगी। फिलहाल गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो इस पर तो नियम ही है। संक्षेप में अभी इतना ही जान लो ना, गुरुत्वाकर्षण बल 2 बातों पर निर्भर करता है। पिंड के द्रव्यमानों पर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये पिंड के द्रव्यमान और दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, लंबवत दूरी, इस पर निर्भर करता है। इसका फिलहाल आंसर इतना ही जानो, ये तो डिटेल में पढ़ना ही है इसी चैप्टर में। तो दूसरे का आंसर हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल 2 बातों पर निर्भर करता है। पिंडों के द्रव्यमान यानी मास एवं पिंडों के बीच दूरी, ये दोनों पर निर्भर करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तीसरा क्वेश्चन, गुरुत्व बल किसे कहते हैं। तो 2 पिंडों में से अगर एक पिंड पृथ्वी हो, ध्यान से सुनो, 2 पिंडों में से अगर एक पिंड पृथ्वी हो, तो दोनों के बीच लगने वाला बल को फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल कहते हैं। समझा? चांद रहा था तो नहीं आता। मतलब जैसे
हाँ एक पृथ्वी हो, नहीं वहाँ पृथ्वी होता है नहीं, तब वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तब कुछ उसका और नाम रहता। यानी समझ फोर्स गए। ऑफ ग्रेविटी का ओनली पृथ्वी से संबंध है। दो पिंड के बीच में तो आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता ही है, लेकिन दो पिंड में से अगर एक पृथ्वी हो तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी एवं अन्य पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। समझ गया? तो इसको भी समझ गया। गुरुत्व बल, दो पिंड में से एक अर्थ पृथ्वी होना चाहिए। उदाहरण में पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल गुरुत्व बल है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाले आकर्षण बल गुरुत्व बल का उदाहरण है। पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्व बल का उदाहरण है। इसमें एक पृथ्वी आ गया, तो इतनी बात को तू लोग समझ गया। तो चलो उतारो। और तो गुरुत्व बल को अच्छी तरह समझा। अब देखो, जैसे इतना ही ध्यान में रखना है, जो पृथ्वी एक होना चाहिए पहला पिंड, और दूसरा पिंड कोई भी हो, तो पृथ्वी के द्वारा जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, उस बल को हम लोग गुरुत्व बल कहेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मान लो अभी हम उदाहरण दिए, ये पृथ्वी है, ये मून है, चंद्रमा, ये सन सूरज है। तो सूरज भी पृथ्वी पर बल लगाता है न जी, या पृथ्वी भी सूरज पर बल लगाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करता है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली होता है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य पर भी बल लगाया जाता है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य पर लगाया गया बल कहलाएगा तुमको गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, न कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल। ऐसे याद रखना, याद रह जाएगी बात। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल, आकर्षण बल, गुरुत्व बल का गुरुत्व बल नहीं कहलाएगा, बल्कि पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए आकर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहेंगे। तो गुरुत्व बल का जब ये प्रयोग होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इतनी बात दिमाग में रखना है, जो पृथ्वी के द्वारा अपने केंद्र की ओर लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। लिख दे। सामान्य बात है, तो चलो इसको नहीं लिखेंगे। अब गुरुत्व त्वरण पर आ जाओ। जैसे हम लोग पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब इस मार्कर को छोड़ दे तो ये कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर ही गिरेगा। किसी भी पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वह निश्चित तौर पर नीचे की ओर ही गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी से किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। तो अपने केंद्र की ओर खींचता है, इसका अर्थ तू लोग समझा। पृथ्वी के मध्य में क्रोड है, जिसे केंद्र कहा जाता है। निफे, निकेल और फेरियम लोहा से बना हुआ है। ये पिघली हुई अवस्था में है। खरमोटन इसका वजन है, वेट है, मास, जिसके चलते संपूर्ण पृथ्वी में मैग्नेट चुंबक का गुण आ गया है। तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी पिंड को अगर हम गिराते हैं तो वह पृथ्वी पर ही चली आती है। तो स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व बल के अधीन गिरते हुए पिंड के वेग में परिवर्तन होगा ही। जब वेलोसिटी है तो वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि फोर्स किधर लगाया जाता है? नीचे की ओर फोर्स लगाता, ये पृथ्वी लगाती है। तो नीचे की ओर फोर्स जो लगा रही है, मान लो ये कोई पिंड है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से किसी भी पिंड पर जब फोर्स लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, वेग उत्पन्न होगा। वेग उत्पन्न होगा तो त्वरण भी उत्पन्न होगा।
है ना ऐसी बात। तो गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड के वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझ गया। इसे जी से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल जी से, पहले ही बतलाए थे। इसका अर्थ होता ये स्मॉल जी से, एक्सेलरेशन को हम लोग रेखी गति में ए से व्यक्त करते थे, और ये पृथ्वी के संदर्भ में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड में, इसको जी से कहेंगे। इसका मान कितना है बोलो, बतलाए थे। जी बराबर एफ नहीं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका कुछ अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ बोलो तो? एक सेकंड में जैसे ऊपर से नीचे की ओर कोई पिंड गिर रहा है तो प्रति सेकंड उसके वेग में कितना परिवर्तन होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से उसके वेग में परिवर्तन होगा इकाई समय में। अगर गिरते हुए पिंड का पहला सेकंड में मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिर रहा है नीचे की ओर, तो अगले सेकंड में इसमें 9.8 जोड़ दो, ये पहला सेकंड में है, तो दूसरा सेकंड में इसका वेग कितना हो जाएगा? तो इसमें याद है ना रैखिक समीकरण में वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण उत्पन्न होगा, वेग में कमी आएगी तो मंदन उत्पन्न होगा। तो पहला सेकंड में मान लो यहाँ पर कोई पिंड है, गिरना प्रारंभ किया, तो पहला सेकंड में अगर 5 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी है पृथ्वी की ओर, तो दूसरे सेकंड में जोड़ दो 5 मीटर प्रति सेकंड जोड़ 9.8 मीटर प्रति सेकंड, कितना हो गया? 9×5 14.8 मीटर प्रति सेकंड दूसरे सेकंड में वेग रहेगा। तीसरे सेकंड में फिर इसमें, तीसरे सेकंड में इसका वेग फिर इसमें जोड़ दो 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 8 8 16 14 9 23 1 24 24.6 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ अगर कोई भी पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है पृथ्वी पर तो प्रति सेकंड उसके वेग में वृद्धि होगी। समझा? ठीक विपरीत अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी तो नीचे की ओर खींचेगी, जिसके कारण उसका वेग एक समय शून्य हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर की ओर अगर कोई पिंड जा रहा है तो उसके वेग में कमी आएगी। अगर ऊपर से नीचे की ओर कोई पिंड आ रहा है तो उसके वेग में प्रति सेकंड कितनी की वृद्धि होगी? 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होगी। और इकाई समय में वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। बात को समझ रहे हो? तो इसकी परिभाषा लिखी जाए। ये गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतलाए हैं, इसको लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी 2-3 मिनट इस पर तू लोग सुन लो। इसका कंसेप्ट थोड़ा तगड़ा चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। संकेत में जी से व्यक्त किया जाता है। इसी त्वरण के कारण पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी गई पिंड या वस्तु के वेग में कमी और नीचे आती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि होती है। प्रैक्टिकली इस बात को समझो। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ, तो अपने केंद्र ये हो गया केंद्र। अगर हम लोग कोई वस्तु को यहाँ से एक हाइट है, मान लो ये बिंदु ए से नीचे की ओर गिराएंगे, मतलब यहाँ एक पिंड को छोड़ देंगे ये 50 मीटर हाइट पर से ऊंचाई से, तो छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी पर ही गिरेगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, है ना। इसका मतलब है ये पिंड जो पृथ्वी पर गिरेगा तो क्यों गिरेगा पृथ्वी पर? इसका अर्थ है पृथ्वी में एक ऐसा फोर्स है जिसके चलते वह अपनी ओर खींच लेती है।
तो फोर्स की दिशा क्या होगी? पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है किसी पिंड पर, उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो बल की दिशा क्या होगी? नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी न जी। मान लो रैखिक गति में समझो तो ये कोई पिंड है, जिस दिशा में हम लोग फोर्स लगाएंगे, अगर दाईं ओर फोर्स लगाते हैं तो पिंड दाईं ओर ही गतिशील होगा। जब दाईं ओर मान लो इसका गति अभी शून्य है, प्रारंभिक वेग शून्य है, 5 सेकंड में इसका कुछ न कुछ वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ये अंतिम वेग भी हुआ, टाइम लगा 5 सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जब यहाँ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन होगा a बराबर v माइनस यू बाई टी। v का मान हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड माइनस u है 0 बटा t हो गया 5 सेकंड होगा। तो ये हो गया 0 गया तो 10 मीटर प्रति सेकंड गुने 1 बटा 5 सेकंड, तो 5 दूनी 10, 2 मीटर बटा सेकंड को गुना करेंगे तो प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन का मान कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये रैखिक दिशा में पृथ्वी के सतह पर ऐसी बात होती है। तो कहने का अर्थ, जिस दिशा में फोर्स लगाएंगे उस दिशा में त्वरण भी उत्पन्न होता है, गति उत्पन्न होने के कारण। यानी जब ये फोर्स लगेगा तो उसमें जो गति उत्पन्न होगी तो त्वरण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। तो इसको समझा? त्वरण, फोर्स लगेगा किसी पिंड पर तो एक्सेलरेशन त्वरण का उत्पन्न होना तय है, इसमें दो मत नहीं है। वैसे भी न्यूटन के गति के दूसरा नियम के अनुसार किसी भी पिंड पर जब फोर्स लगेगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, इकाई समय में वेग में परिवर्तन होगा, और इकाई समय में वेग में परिवर्तन को ही हम लोग त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये तो रैखिक गति की स्थिति में तुम लोगों ने देखा। मान लो ये पृथ्वी है, तो ये एक पिंड है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के द्वारा इस पिंड ए पर जो बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा देखो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो जिस ओर बल की फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स की दिशा होती है, उसी वही दिशा एक्सेलरेशन की भी होती है। यानी वेग, इकाई समय में वेग में परिवर्तन, वेग की जो दिशा होगी तो परिवर्तन भी तो उसी दिशा में होगा, और इकाई समय में वेग में परिवर्तन को एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। तो इसका अर्थ है ये फोर्स की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर है, तो पृथ्वी के केंद्र की ओर फोर्स की दिशा है, तो पिंड भी, इस पिंड पर जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो इसमें गति जो उत्पन्न होगा तो फोर्स लगने के कारण, ये फोर्स कौन सा है? पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो इसके चलते त्वरण की दिशा क्या होगी? पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। और इसमें जैसे रैखिक गति में त्वरण में परिवर्तन होता है, लेकिन जब पृथ्वी एक ओर हो और दूसरा ओर कोई पिंड हो तो इसके गति में जो परिवर्तन होगा, इकाई समय में इसके वेग में जो परिवर्तन होगा, सीधे केंद्र की ओर गिरती आ रही है। तो इसकी दिशा फिक्स है, वेग में दिशा फिक्स होता है, चाल में फिक्स नहीं होता है। तो इसमें जो पिंड में वेग पैदा होगा किस बल के कारण? तो गुरुत्व बल के कारण। और जब ये वेग पैदा होगा तो वेग में इकाई समय में परिवर्तन होगा ही, होगा ना। इकाई अपने आप गिराया कि उसको गिराएंगे, यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए। जैसे देखो यहाँ पर मान लो कोई स्टैंड है 50 मीटर की ऊंचाई पर, स्टैंड के कॉर्नर पर ये पिंड है, समझा? या छोड़ो न, ये कोई पौधा है, बहुत बड़ा गाछ है, ये वृक्ष 50 मीटर ऊंचा वृक्ष है, इसकी एक शाखा में ये आम है, समझा? तो आम टूटता है न जी, पक जाने पर स्वतः भी टूट जाता है। तो आम मान लो यहाँ से टूट गया,
तो आम नीचे की ही ओर क्यों गिरता है? इसका मतलब है इस पर कोई न कोई फोर्स लगा रहा है। हाँ। तो फोर्स कौन लगा रहा है? तो नीचे में पृथ्वी है, पृथ्वी पर आम का पौधा है। तो फोर्स जिस ओर लगेगा तो पिंड भी उसी ओर जाएगा ना। फोर्स की दिशा है नीचे की ओर, तो इस पिंड पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, इसलिए ये पिंड नीचे की ओर आएगा। और फोर्स जब ये लगेगा तो इसमें वेग पैदा होगा। इसकी दिशा तो फिक्स हो गई, ये पृथ्वी के केंद्र की ओर ही आएगा, यानी यहाँ पर अटक जाएगा सतह पर आकर के। तो ये सीधे नीचे की ओर जो गिरेगा किस फोर्स के कारण? तो गुरुत्व बल के कारण। और गुरुत्व बल के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो गुरुत्व त्वरण नहीं सुनो, हाँ, गुरुत्व बल के, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होगा, तो इसीलिए उस पिंड, ये त्वरण को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मान फिक्स रहता है। फिक्स का अर्थ हुआ इसे, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को। अब देखो, पहला सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया 1 सेकंड में, तो यहाँ आया तो उसका वेग मान लेते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड था यहाँ पर। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इकाई समय यानी 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, तो यहाँ सेकंड लेंगे तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन का होना तय है। तो पहला सेकंड में यहाँ पर अगर 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो वेग में परिवर्तन अगले सेकंड में यानी दूसरे सेकंड में ये कहाँ आएगा? तो 4 मीटर प्रति सेकंड पहला सेकंड में वेग था, तो दूसरे सेकंड में इसका वेग हो जाएगा कितना? तो 4 मीटर प्रति सेकंड। अब वेग में परिवर्तन प्रति सेकंड हो रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। तो इसमें जोड़ दो 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना हो गया? 4 8 12 9 1 10, 10.2 मीटर प्रति सेकंड। 9 4 13 ना, ओ सॉरी, हाँ 9 4 13 सही बोला, 9 4 13.8 मीटर प्रति सेकंड इस बिंदु पर हो जाएगा दूसरे सेकंड में। फिर तीसरे सेकंड में इसका वेग कितना होगा? 22. तो इसमें फिर जोड़ दो 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है, कितना त्वरण कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड के दर से हो रहा है। तो हाँ, 1 सेकंड में, सेकंड स्क्वायर नहीं, सेकंड पर आओ, कोई कंफ्यूजन नहीं। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। सेकंड स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ 1 सेकंड में 9.8 मीटर। नहीं, थोड़ा तुमको, हमको लग रहा है जो तुमको कंफ्यूजन है। नहीं है। तो तीसरा, अब फिर चौथा सेकंड में बढ़ जाएगा, हाँ, है ना? इसी तरह इसका अर्थ है किसी भी पिंड को गिरते, नीचे की ओर पृथ्वी को ओर गिरते हुए पिंड के वेग में प्रति सेकंड के रफ्तार से वृद्धि होती है ना ऐसी बात? तो इसका मतलब ऊपर से नीचे कोई पिंड गिर रहा होता है तो उसके वेग में किस रफ्तार से वृद्धि होती है प्रति सेकंड? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसके वेग में वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है, जिसे इसका वेग फिक्स तो नहीं है, कांस्टेंट स्थिर भी नहीं है। किसका वेग? ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे पिंड का वेग। देखो तो पंक्ति, इसे संकेत जी से व्यक्त किया जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण को। इसी त्वरण के कारण पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी गई पिंड या वस्तु के वेग में कमी, तो इसको अब समझाते हैं, और नीचे आती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि होती है। यानी पृथ्वी की ओर कोई चीज गिर रहा होता है तो प्रति सेकंड उसके वेग में वृद्धि होती चली जाती है। इसका मतलब बहुत तेजी से गिरेगा। जब प्रति सेकंड वेग में वृद्धि होगी तो गिरने में समय लगेगा, लेकिन वहीं इसी त्वरण के कारण पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी गई पिंड या वस्तु के वेग में कमी। तो वेग में कैसे कमी होगी? अब देखो,
जैसे ये पृथ्वी है अर्थ, हम लोग मान लो एक ईंट का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कुछ न कुछ फोर्स लगा करके उसमें वेलोसिटी चाल दे देंगे, तो फ्री मतलब फेंक दिए। जिस समय ये ऊपर की ओर जा रहा होता है कोई पिंड, एक फोर्स लगाए जिसके कारण ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो जिस समय जा रहा होता है उसी समय पृथ्वी उस पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचना प्रारंभ करती है। तो जब अपने केंद्र की ओर खींचेगी, इधर कोई साइकिल से ये सड़क है, कोई लड़का दौड़ रहा है, कोई पीछे से इसको खींचेगा तो उसकी गति में कमी आएगी। तो ये पृथ्वी ऊपर की ओर जाती हुई पिंड पर जो बल लगाती है, उस बल की दिशा नीचे की ओर होती है, जिसके कारण जब हम लोग किसी भी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये बल लगातार काम कर रहा होता है नीचे की ओर इस पिंड पर, और ये एक समय जाकर के ये बल इतना हो जाता है जो इस पिंड को मान लो इस पॉइंट पर स्थिर कर देता है, आगे ही नहीं ऊपर नहीं जाने देता है। तो इसके वेग में कमी आएगी। जब ये पिंड पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो मंदन उत्पन्न होता है। ट्रेन जो स्टेशन पर आने से पहले रुकती है तो जिस समय खुलती है तो उसका वेग बढ़ता चला जाता है, और जब एंटी फोर्स लगाता है तब ये स्टेशन पर आने से पहले तो वेग में कमी आती है, तो मंदन पैदा होता है। तो सेम कंडीशन है, ऊपर की ओर जब कोई भी पिंड को फेंकेंगे तो पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स गुरुत्वीय बल लगाया जाएगा, जिसके कारण उस ये समझ गया ना, एक निश्चित ऊंचाई पर रुक जाती है, पुनः नीचे की ओर तेजी से गिरती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण समझ गया, इसका मान फिक्स होता है, याद रखना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर जगह जगह पर बदलता है, इसकी चर्चा आगे चल करके होगी। इतना तो लोग उतार लो अगले पार्ट में।